कोयले का अवैध कारोबार करने वाले इतना मजबूत हो गए हैं कि यहाँ जो कोक भट्टे हैं उन सबों पर भी ये दबाव डाल रहे हैं कि तुम हमारा कोयला खरीदो, BCCL से 1 नंबर का कोयला मत लो। पर्याप्त मात्रा में कोयला है तो विकास की एक नई तस्वीर यहाँ लिखी जा सकती है। गृह मंत्री ने कहा है कि वो CISF को और अधिक पावर देंगे। पहले तो कोई पावर नहीं था इनको, अब पावर दे देंगे, यही पकड़ेंगे, यही FIR करेंगे, यही कार्रवाई आरंभ करेंगे। तो इतने दिनों में धनबाद की आबादी बहुत बढ़ी है, तो जो लोग यहाँ बस गए हैं, रह रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको जो आम जन सुविधाएं हैं वो सही प्रकार से मिले। धनबाद में आज एक मंच सचा विकास का नाम, जहां विकास की बातें हुई। कोई दलीय या अन्य जगह के लोग इसमें शामिल नहीं हुए, मतलब दलीय जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। विकास के मामले में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे, विधायक पहुंचे, समाजसेवी पहुंचे। मुख्य उद्देश्य था धनबाद में विकास की गाथा को लिखने का, यानी कि जो विकास की गाथा रुक गई है उसे गति देने की जरूरत है। और इसी को लेकर सभी लोगों की आज रणधीर चौक पर एक बैठक थी। इस विकास में धनबाद की विकास की गति देने को लेकर विधायक सरयू राय भी जमशेदपुर से धनबाद पहुंचे थे, चूंकि वो भी इसमें शामिल हुए थे। और सब लोग यही चाहते हैं कि धनबाद एक विकसित शहर के रूप में जाना जाए, चूंकि अगर देखा जाए तो काफी रेवेन्यू धनबाद से जाता है, चाहे कोयले के मामले हो या फिर टाटा के मामले हो, तो यहाँ से काफी रेवेन्यू सरकार को जाता है। ऐसे में धनबाद की विकास कहीं रुक गई है, चाहे ट्रेन आवागमन के मामले हो, चाहे एयरपोर्ट के मामले हो। तो इन तमाम तरह के मुद्दे को लेकर विकास का मंच सजा और उस मंच पर सभी लोग एकजुट हुए। विधायक सरयू राय भी वहां पहुंचे हैं। अभी विधायक सरयू राय हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज जो विकास की बातें हुई थी, धनबाद में विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, उसकी गति भी क्या है, आगे क्या रहेगा। विकास की मंच सजे थे, आप भी यहाँ पहुंचे हुए थे विकास में, क्या लग रहा है अभी गति क्या है विकास की? देखिए, धनबाद में विकास की काफ़ी संभावनाएं पिछले 100-200 साल से रही हैं, मगर विगत 150-200 साल में जब से औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ और कोयला और पानी मिलाकर भाप से इंजन चलने लगी, तब से धनबाद का महत्व है और झरिया उसमें अव्वल स्थान पर आता था। मगर जब औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण, तीसरा चरण, आज चौथा चरण चल रहा है, तो इसमें धनबाद पिछड़ने लगा। एक कारण तो यह है कि जो उपलब्धियां इसकी हो सकती थी, वह उपलब्धियां आज पीछे मुड़कर देखिए तो लगता है कि धनबाद उनके कब्र की तरह हो गया है, दफन है इसमें। अपनी विशेषताओं का, अपने संसाधनों का लाभ यह शहर नहीं ले सका और कोयला आधारित विकास की जो नीति बनी, उसमें भी धनबाद केवल सप्लायर के रूप में रह गया। उसका जो उचित प्रतिदान मिलना चाहिए था इस शहर को, वो मिला नहीं। अब आज की डेट में आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं, उसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला के अलावे और भी अन्य सक्षम स्रोत आ गए हैं। तो अब जब तक कोयला से निकली ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य स्रोतों को मिलाकर धनबाद के विकास की कोई नीति नहीं बनेगी, तब तक धनबाद जैसे पिछड़ गया दौड़ में, वैसे ही अब भी पिछड़ा रहेगा। तो मतलब इसमें अब दोषी किसे मानते हैं? मतलब धनबाद से अगर विकास में पीछे है तो कौन है इसका? एक तो आप इतिहास में जाएंगे तो धनबाद कहिए कि जड़ विहीन लोगों का शहर रहा है। जब खदानें शुरू हुई, चाहे निजी क्षेत्र में थी या सरकारीकरण हो जाने के बाद थी, तो बाहर से अधिकांश लोग आए यहाँ और कोयला के कारोबार में लग गए, चाहे मजदूर के रूप में लगे या व्यवसायी के रूप में लगे या मजदूर नेता के रूप में लगे। तो बहुत दिनों तक धनबाद के साथ जैसा लगाव होना चाहिए तो वो लगाव रहा नहीं है और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनमें उतनी क्षमता उसमें विकसित नहीं हुई थी जैसे आज विकसित हुई है। तो इसके कारण से जिस गति से धनबाद चल रहा था, निजी क्षेत्र में था, तो पूरे देश को कोयला की आपूर्ति करनी है हमको, तो कोयला का खनन हुआ और उस कोयला को बेच दिया, बाहर के लोग ले गए, अपने काम में इसको लगाए। तो उसके आधार पर स्थानीय स्तर पर कोई विकास की गति आए, ये हुआ नहीं। उस समय सरकार ने यहाँ ISM जैसा संस्थान खोला, BIT सिंध जैसे संस्थान खुले, मगर ये संस्थान भी केवल दिखावा मात्र ही बनकर रह गए।
जो संसाधन पैदा हुए आईएसएम से पढ़कर जो बच्चे निकले वो पूरे देश और दुनिया में गए। धनबाद में उनके लिए कोई बहुत जगह नहीं थी, इस नाते अपने संसाधनों के आधार पर धनबाद विकसित नहीं हो पाया। अभी जो मांगे हो रही हैं धनबाद में, को विकास की गति में बढ़ाने को लेकर एयरपोर्ट की मांगे हो रही है। नहीं, सही कह रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि देश और दुनिया में जो विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं, जिसको एक शहर में या एक औद्योगिक शहर में होना चाहिए, वो यहाँ है नहीं। एयरपोर्ट भी नहीं है, रेल लाइन भी लाइन तो है मगर दिल्ली की और जगहों के लिए सीधे रेलगाड़ी नहीं है यहाँ से। और दूसरा कि जो हमारे आवश्यक संसाधन थे पानी का, नदियाँ हैं, उनको हम सुरक्षित नहीं रह सके। और धीरे धीरे खनन के मामले में इस तरह की प्रवृत्ति यहाँ हावी हो गई जिसकी रुचि अवैध खनन में अधिक थी। और आज भी जितना खनन बीसीसीएल कर रहा है, करीब करीब उसकी तुलना में बराबरी खनन अवैध खनन हो रहा है। तभी यहाँ के बीसीसीएल के सीएमडी बोलते हैं कि हमारा कोयला खरीदने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सस्ता में उनको अवैध कोयला मिल जा रहा है। और अवैध कोयले का अवैध कारोबार करने वाले इतना मजबूत हो गए हैं कि यहाँ जो कोक भट्टे हैं उन सबों पर भी ये दबाव डाल रहे हैं कि तुम हमारा कोयला खरीदो, बीसीसीएल से 1 नंबर का कोयला मत लो। तो ये की स्थिति बन गई है। अब इतना अविवेकपूर्ण खनन हो रहा है कि नदियों के भीतर खनन हो रहा है। कतरी नदी को तो बांध के ही छोटा कर दिया है, उसको कई जगह वो समाप्त हो गई है। जमुनिया नदी के भीतर कोयला का खनन हो रहा है, दामोदर के भीतर कोयला का खनन हो रहा है। तो अविवेकपूर्ण अवैध खनन यहाँ आरंभ हो गया है। तो जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा और इसको गति देने वाले जो लोग हैं, चाहे राजनीतिज्ञ हों या व्यवसायी हों या प्रशासन के लोग हों, इन लोगों की जो रुचि इसमें बढ़ गई है, जब तक उसको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक लाख होने पर भी धनबाद का विकास नहीं होगा। क्योंकि अवैध खनन के चारों तरफ ही यहाँ प्रशासन की भी, व्यवसाय की भी और राजनीति की भी, ये सबकी धुरी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो किसी की रुचि अब इसमें नहीं है कि हम धनबाद को कैसे आगे ले जाएं। अब बंगाल में सरकार बदली है, तो धनबाद चाहे तो धनबाद की नगर पालिका है, नगर निगम है, यह जो पोर्ट है उसे समझौता कर सकता है कि हमारे यहाँ से डेडिकेटेड सड़क जाएगी आपके वहाँ पर पोर्ट तक, और पोर्ट में आप हमारे एक डेडिकेटेड जगह दे दीजिए जहाँ से हम अपना व्यवसाय करें। तो यहाँ उत्पादन होगा कोयले के अलावा और अन्य चीज़ों का, तो उसके लिए बाहर के रास्ता मिलेगा। बंदरगाह धनबाद के सामने हो जाएगा। और हमारा जो देश का नक्शा है उसमें कलकत्ता के बाद और इधर बांग्लादेश है, उसके बाद एक साइकिल के रिम जैसा खाली जगह है जो समुद्र है। तो इस रिम के बाहर के जो देश हैं, रिम्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इसको कहा जाता है, इसके बाहर के जो पूर्वी एशिया के देश हैं, उन देशों से अगर भारत सरकार संपर्क साधती है, व्यापार स्थापित करती है उनसे, तो सबसे अधिक लाभ इसका धनबाद को मिलेगा। अवैध खनन पर रोक लग जाए, कोयले के उत्पादन बढ़े तो विकास को गति मिल सकती है। कोयले का उत्पादन बढ़े, दूसरे यहाँ संस्थाएं आए बाहर से, धनबाद शहर के चारों तरफ सैटेलाइट टाउनशिप हो जाए छोटा छोटा, और ये सरकार बात करे, अब तो नगर पालिका भी, नगर निगम भी बात कर सकता है कि यहाँ पर आईटी सेक्टर, एआई सेक्टर के रोजगार यहाँ आए और उनके लिए ही सैटेलाइट टाउनशिप बने, उनको आकर्षित करने के लिए उनको हम सुविधाएं दें। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो धनबाद में आज भी पर्याप्त मात्रा में कोयला है, तो विकास की एक नई तस्वीर यहाँ लिखी जा सकती है। नहीं, आपने सही कहा, इसमें लोगों की मिली भगत हो सकती है, प्रशासनिक स्तर के अधिकारी, जनप्रतिनिधि या अन्य लोग। लेकिन अभी जिस तरह से कार्रवाई सीआईएसएफ की हो रही है, लगातार कोयले के खिलाफ छापेमारी हो रही है, कोयले पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, यह क्या लग रहा है सफल हो पाएगा? गृह मंत्री ने कहा है कि वो सीआईएसएफ को और अधिक पावर देंगे। पहले तो कोई पावर नहीं था इनको, अब पावर दे देंगे, यही पकड़ेंगे, यही एफआईआर करेंगे, यही कार्रवाई आरंभ करेंगे, तो निश्चित रूप से अवैध खनन पर रोक लगेगा। लेकिन इसके पहले जो हो रहे थे अवैध खनन, तो उस समय क्या गृह मंत्रालय को मतलब नजर में नहीं था या सीआईएसएफ के अधिकारियों को नजर में नहीं था?
सीआईएसएफ के अधिकारी तो कुछ नहीं कर सकते थे, गृह मंत्रालय ही कर सकता था। और हम कई बार कह चुके हैं कि यहाँ तो सीबीआई का अपना स्वतंत्र ऑफिस है, एसपी रैंक का अफसर यहाँ बैठता है, इनके सामने तो सारी चीज़ें थी। मगर भारत सरकार को भी लोग इसके लिए तैयार नहीं कर सके कि यहाँ सीआईएसएफ को पावर दीजिए, या बीसीसीएल में जो हो रहा है उसकी सही तस्वीर भारत सरकार तक नहीं पहुँचती हो। और अब जब अति हो गई है और पानी नाक के ऊपर जाने लगा है, तब भारत सरकार सचेत हुई है। तो अब भी इसके संसाधन बच सकते हैं, मगर हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं ये जिस तरह से अवैध खनन में मदद कर रहे हैं, और हमारी जो संस्थाएं हैं शासन में, जैसे विधानसभा है, ये संस्थाएं इतना दुर्बल हो गई हैं या सरकार के सामने इनका मुंह नहीं खुलता है कि ये कुछ अपनी स्वतंत्र कार्रवाई कर सके। हम लोग जो भी सवाल डालते हैं धनबाद के बारे में, उसका गलत उत्तर आता है, और गलत उत्तर के लिए यहाँ के उपायुक्त ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो हमने तो उपायुक्त के बारे में प्रिविलेज मोशन डाला हुआ है, केवल डेट तय करना है कि किस दिन विधानसभा यहाँ के उपायुक्त को बुलाए और उनसे पूछताछ की जाए। मगर 2 महीने से वही नहीं हो पा रहा है। तो विधानसभा अपना औकात भूल चुकी है। ये सरकार का एक 13वां विभाग हो गया है, 12 मंत्री होते हैं ना, 13वां विधानसभा हो गया है। तो जब तक ये कल कांटे दुरुस्त नहीं होंगे तो धनबाद क्या और भी जगह जो है इस राज्य में वो विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मगर धनबाद में क्षमता है, धनबाद NH2 पर स्थित है, और धनबाद से बंदरगाह का सीधा रिश्ता बन सकता है, और धनबाद के चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में जगह है जहां बाहर से उद्योग आ सकते हैं। मगर इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। तो जो लोग धनबाद के विकास के लिए चिंतित हैं उनको एक तरह से 2 तरफा विकास की बात करनी चाहिए। एक तो इतने दिनों में धनबाद की आबादी बहुत बढ़ी है, तो जो लोग यहाँ बस गए हैं, रह रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको जो आम जन सुविधाएं हैं वो सही प्रकार से मिले। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कि उनको पानी मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, और उनके घर से जो पानी और चीज़ें निकलती हैं, जलमल निकलता है, वो भी सही तरीके से बाहर में निस्तार के लिए जा सके। तो पहला काम तो ये करना है कि जो यहाँ हैं उनको आप संसाधन दीजिए और उनका जीवन का स्तर ऊपर उठाइए। तब तो आपका कहना सही है, लेकिन अभी अगर हम बात करें रोजगार की, तो विकास में रोजगार भी जरूरत है, छात्रों को रोजगार भी चाहिए। ऐसे में जो जेपीएससी की परीक्षा को लेकर विवाद हुए हैं, एक तरफ केंद्र सरकार को नीट की परीक्षा को लेकर घेरा जा रहा है, दूसरी तरफ राज्य सरकार को जेपीएससी की परीक्षा को लेकर घेरा जा रहा है। कहीं ना कहीं छात्र दिग्भ्रमित हो रहे हैं और छात्र बीच में पीस रहे हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? चूंकि विकास की बात आई तो ये भी एक छात्रों की विकास की बातें हैं। झारखंड में तो जेपीएससी पहली दूसरी परीक्षा से ही विवाद के घेरे में है, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका मामला हाईकोर्ट तक नहीं जाता है। इस बार भी वैसा ही हुआ है। तो यहाँ के लोग तो लगता है कि मान गए हैं कि जीपीएससी में ऐसा होता ही होता है। अभी क्या 5 परीक्षाएं जेपीएससी की हुई हैं पिछले 25 वर्षों में, तो इसकी तुलना हम नीट वाले से नहीं कर सकते हैं। नीट वाले में तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं जो सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, उनकी भी भूमिका है और भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहती हैं। तो ये छात्रों को आगे रखकर राजनीति की रोटी सेकने की बात यहाँ हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को कैसे हम दुर्बल करें और अस्थिर करें। यहाँ केवल बच्चे खड़े हो सकते हैं, खड़े होते भी हैं हर परीक्षा के बाद, मगर उतनी ताकत नहीं बन पाती है उनकी, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब मैंने आज ही बात किया दिल्ली के कुछ लोगों से कि भाई जो मैसेज जा रहा है जनता में नीट की परीक्षा को लेकर, वह मैसेज यही जा रहा है कि ये सरकार छात्रों के खिलाफ हो गई है। और जब अफवाह फैलती है कोई लॉजिक नहीं होता है उसमें। ये छात्र विरोधी हैं, ऊपर से नीचे तक ये बात फैल जाएगी। इसलिए भारत की सरकार अगर इस दिशा में प्रयास करती है कि इस इम्प्रेशन को काटा जा सकता है, कम किया जा सकता है, तब तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो ये बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। तो ये एक तरह से मान लिया गया है कि नीट में तो एक बार क्वेश्चन आउट हुआ, 1 महीना के भीतर दोबारा उसकी परीक्षा ले लिया, लोगों ने सफलतापूर्वक ले लिया। अब उसको पकड़ के ही हवा बनाने की कोशिश वहाँ हो रही है।
और यहाँ जेपीएससी का तो हर साल ऐसा होता है, इस तरह की बात होती है। तो ये दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है और ये अंतर छात्रों को उद्वेलित कर रहा है। छात्र स्तर से भी कहीं ना कहीं चूक है इसमें। सरकार के स्तर से ही चूक है, क्योंकि जिस तरह के लोगों को सरकार जेपीएससी का मेंबर और अध्यक्ष बनाती है, और गंभीर प्रकृति के लोग नहीं हैं, तो कोई भी उन पर हावी होकर क्वेश्चन सेट करना, क्वेश्चन को छपवाना, बंटवाना, इसमें से अपना रास्ता निकाल लेता है। जिस तरह से कल छापेमारी हुई है और एल क्रांति ने इस्तीफा दिया है, क्या लग रहा है इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में आकर ये काम कर रही है? नहीं, सरकार तो पूरी तरह से दबाव में है इसमें, मगर जो लोग इसमें दोषी हैं वो भी सरकार के बहुत नज़दीक के लोग हैं। तो सरकार इसको कितना आगे ले जाती है, सीआईडी की जो जांच हो रही है, कार्रवाई के स्तर पर कितना प्रभावी होती है, ये देखना है। बिना सरकार के भीतर गड़बड़ी हुए, जैसे कार्मिक विभाग है, सरकार का नोडल विभाग है जो जेपीएससी के लिए करिकुलम बनाता है, उसके नीतियाँ बनाता है, तो कम से कम कार्मिक विभाग तो इसमें शामिल है ही। और कार्मिक विभाग के अधिकारी और जेपीएससी के अधिकारी ये दोनों मिलकर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि क्वेश्चन आउट हो जाना है, या जांच होती है तो पता चलता है कि जिस आदमी को 80 मिलना चाहिए था उसको 8 मिल गया है। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ बन रही हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत है सरकार के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों क्या जिसका भी, तो आज जो विकास की बातें हुई उसमें सत्ता पक्ष के भी लोग थे, विपक्ष के भी लोग थे। चूंकि विपक्ष में आप हैं, सत्ता पक्ष से भाकपा माले के लोग थे, और भी कुछ लोग थे जो कि आए हुए थे, तो और समाज से भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये बातें रखी कि एयरपोर्ट चाहिए और ट्रेनें भी चाहिए, बम्बई की हो चाहे दिल्ली की हो। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से मतलब अभी सामने आ रही है बातें, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में ये सब चीज़ें संभव हो पाएगी धरातल पर? यहाँ के लिए एयरपोर्ट तो बहुत पहले होना चाहिए था। इतना बड़ा कुनबा है बीसीसीएल का कि अकेले वह एक हवाई जहाज़ के लिए पैसेंजर जुटाने में सक्षम है। इससे सारे लोग कलकत्ता से होकर यहाँ आते हैं तो सीधे यहाँ से जा सकते थे, इसलिए हवाई जहाज़ के लिए तो यह स्थान बेहतर है, पहले ही होना चाहिए था। अब नहीं हुआ तो इसका कारण भी यही है कि ये शहर बिल्कुल बीसीसीएल पर आश्रित है और सरकार इधर कम ध्यान देती है। जो करता है बीसीसीएल ही करता है, और सरकार के जो अधिकारी आते हैं वो भी बीसीसीएल का ही एक हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन आज तो सत्ता पक्ष के भी लोग थे जो मंच विकास के सजे थे उसमें, तो सत्ता पक्ष भी यानी कि सरकारी के लोग थे, तो जिस तरह से बातें आ रही थी, क्या लग रहा है उसमें लोग शामिल होंगे? नहीं, ये जो विकास को की बातें अभी हो रही हैं ये होलिस्टिक नहीं है। ये इसलिए हैं कि जो खनन के क्षेत्र में, कोयला खनन के क्षेत्र में जो माफियागिरी हो गई है, जो अवैध गतिविधियां हो गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें हैं, उनका केंद्र बिंदु वही रहा है। और मुझे लगता है कि इसको ख़त्म कराने में, या जो आज इस पर प्रभावशाली है उसको ख़त्म करने में ज़्यादा रुचि है। विकास के बारे में तो एक खाका इनको खींचना पड़ेगा, और जब तक यहाँ ISM आदि के जो विशेषज्ञ हैं, बीसीसीएल के विशेषज्ञ हैं, एक अलग से उनको एक छोटा सेमिनार बुलाते हैं, गोष्ठी बुलाते हैं, तो उसमें से काम की बातें निकल सकती हैं। ये तो पब्लिक इम्प्रेशन के लिए आज की बात थी, मगर जो भी पहल है वो पहल सराहनीय है, मगर पर्याप्त नहीं है। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनप्रतिनिधि आप भी हैं और भी लोग हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाते हैं तो आम लोगों पर इसका कितना असर पड़ेगा? हम बात कर रहे हैं बीते दिन सांसद और विधायक अरूप चटर्जी के बीच जुबानी जंग हुए थे, अब आम लोग कैसे देखेगा? क्या इसे विकास से गति मिल पाएगी इस तरह से जुबानी जंग में? इससे विकास को कोई गति नहीं मिलेगी। देखिए, जनता तो समझती है ना कि ये हमाम में सभी नंगे हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, किसी को केंद्र सरकार से संरक्षण है, कोई राज्य सरकार में हाथ पांव मारता है, और जब ज़मीनी स्तर पर दोनों के स्वार्थों में टकराहट होती है तभी ऐसे बोल भी निकलते हैं, और एक दूसरे के बारे में जितना नीचे स्तर तक जाकर बातें होती हैं उतना नहीं होनी चाहिए, वो भी बातें होती हैं। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा उसी का योगदान है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं उनके बारे में बहुत तरह की बातें आती हैं। कोक भट्टा से लेके कितना कब्जा कर लिया उन्होंने, और कैसे यहाँ मजदूरों का
शोषण होता है और मजदूरों को आगे खड़ा करके पैसा ले लिया जाता, उनके अकाउंट पे नहीं जाता, ये सब बातें आती हैं और खुलेआम चर्चा होती हैं। अब जब उन पर ये चर्चा होती है तो जो चर्चा करने वाला है उसके ऊपर भी हमला होता है कि आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम तो साहब जो हैं वो हैं, मगर आप में भी 50 तरह के ऐब हैं। तो ये जो ज़बानी जंग है उसका यही कारण है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या कहिए ये कलुषित हो जाता है। लेकिन सांसद का कहना है कि जितने भी आरोप लगाए जाते हैं सब झूठ है, सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार रहते हैं, हर समय बोलते हैं कि सीबीआई जांच करवा लिया जाए। सही में उनकी मंशा को पूरा कर देना चाहिए, सीबीआई जांच के लिए इन लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए। और अभी तो सांसद के ऊपर केवल आरोप ही लगते हैं, हम लोग भी जो सुनते हैं वही बात दूसरी जगह दोहराते हैं। कोई हम लोगों के पास ठोस प्रमाण तो है नहीं, मगर यहाँ के लोगों के पास जो ठोस प्रमाण रहता है वह ठोस प्रमाण भी शासन प्रशासन द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ठोस प्रमाण रहते हुए भी लगता है कि ठोस नहीं है और मुहामुही जो बात फैलती है उस बात में भी लगता है कि ये सच्चाई है उसमें। तो इसको तो जिस दल के सांसद हैं उनको देखना चाहिए, उनकी सरकार है, उनके अधिकारी यहाँ हैं, एक सीमा से आगे लॉन्ग रोप नहीं देना चाहिए कि आदमी लॉन्ग रोप का होता है कि रास्ता लेके आप बहुत दूर तक निकल जाइए और कहिए कि हम यहाँ से बंधे भी हैं इसके अंदर से और बहुत दूर भी निकल गए हैं। तो देखना सरकार का काम है और जो पार्टी है उसका काम है। चलिए एक सवाल और रहेगा, आप आ रहे होंगे जमशेदपुर से धनबाद की ओर, चाहे रांची से धनबाद की ओर आ रहे होंगे, अधिकांश जगह सड़कें खराब मिली होंगी आपको, तो क्या लग रहा है विकास में ये भी कहीं ना कहीं बाधा है? सड़कें तो विकास के लिए पहली शर्त है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। आज देखिए गडकरी जी की के मेहनत से या वाजपेयी जी की कल्पना से सड़कें अच्छा देश में बन गई हैं, जिसका कितना लाभ हो रहा है। और यहाँ लोकल सड़कें नहीं बनी हैं तो कल ही हम लोग देखे, हमारा जो गाड़ी चलाने वाला है वो मोड़ दिया महोदा की तरफ से केंदुआ करके अंधो के रास्ते में आने के लिए। मैंने कहा भी कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने देखा कि इतनी सड़क खराब है, इतनी जगह धंसी हुई है, डूबी हुई है, तो सड़क बढ़िया बन जाए तो विकास को उससे पंख लग जाते हैं। चलिए, तो ये विधायक सरयू राय जी थे, विकास के मुद्दों पर वार्ता हुई है, खाका तैयार किया गया है, लेकिन सबों को आगे आना होगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, आम लोग हों या अन्य लोग। साथ ही जो खाका खींचा जाता है, विकास की रूपरेखा तैयार की जाती है, उसमें सभी की सहभागिता भी जरूरी है। देखना होगा आज जो विकास का मंच सजा है, कितना बेहतर धनबाद बनाने की दिशा में काम किया जाता है और किस तरह से धनबाद का भविष्य संवरता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।